हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 7 का टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टेम की ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो है आप इसे लाइक एंड शेयर करिए ताकि जो लोगों को ये नीडफुल है, जो नीडी लोग हैं, उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शूट एपिकल मेरिस्टेम होता क्या है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है इसे हम शॉर्ट में सैम भी कहते हैं। जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर एपिकल पोर्शन जो होता है, एम्ब्रियोनल शूट या भ्रूणीय प्ररोह हम कहते हैं, उसी से ही शूट एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्ष का फॉर्मेशन होता है। सैम जो है इससे सारे के सारे प्राइमरी टिश्यूज़ डेवलप होते हैं। शूट एपेक्स जो है वो कैसा होता है, ये एक डोम शेप की टर्मिनल पोजीशन होती है, वहाँ पर ये उससे ही डेवलप होता है और लीफ प्राइमोर्डिया के पास में ही ये प्रेजेंट होता है, वहीं से जो है इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो सैम को एक्सप्लेन करती हैं, जो कि है एपिकल सेल थ्योरी, शीर्षस्थ कोशिकावाद, हिस्टोजन थ्योरी, उत्तक जनवाद, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी यानी कि ट्यूनिका कार्पसवाद, हिस्टोजेनिक थ्योरी यानी कि उत्तकजनी परतवाद, एंड एन्युआ इनिशियल एंड मेरिस्टेम दी एटेने थ्योरी जो कि है 5वीं थ्योरी। तो हम इन थ्योरी को डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिकल सेल थ्योरी, जैसे कि हमने रैम में देखा था। ये थ्योरी भी उसी तरीके की है, सिंगल सेल से ही पूरे के पूरे सैम के ऑर्गेनाइजेशन को समझाती है। ये थ्योरी दी थी हॉफमिस्टर ने 1857 में, ठीक है। बाद में जो नगेली हैं उन्होंने 1858 के अंदर इस थ्योरी को क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, ठीक है। ये थ्योरी ये कहती है कि एल्गी, ब्रायोफाइट और जो अदर लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर एक सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट होती है और इस सिंगल एपिकल सेल के एक्टिवेट होने से पूरी की पूरी कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनका कहना ये है कि सिर्फ एक सिंगल मेरिस्टेम सेल जो है यही क्या करती है, अदर सेल्स को प्रोड्यूस करती है और उसी अदर सेल से ही कंप्लीट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम जब बात करते हैं हायर प्लांट्स की, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स हो गए, तो इनमें जो शूट एपेक्स है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। इनकी एपिकल सेल्स डिवाइड होती है 2 या 3 प्लेन्स के अंदर, 2, 3, 4 प्लेन्स के अंदर होती है। उन्हीं से जो है डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो थ्योरी है वो इजीली एक्सप्लेन कर रही है कि एल्गी, ब्रायोफाइट में किस तरीके से मेरिस्टेमिक टिश्यू एक्टिवेट होकर पूरी प्लांट बॉडी बना रहे हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है वो हायर प्लांट्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। हायर प्लांट्स में किस तरीके से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है उसे बनाने में या उसे बताने में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये है एपिकल सेल थ्योरी। यहाँ पर जो सिंगल सेल दिख रही है, एपिकल सेल का कहना है कि इस एक सिंगल सेल के एक्टिवेट होने से ही पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हिस्टोजन थ्योरी, जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था। ये थ्योरी हैंस्टीन ने दी है। हैंस्टीन का कहना जो है, हिस्टोजन थ्योरी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हिस्टोजन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और हिस्टोजन का मतलब होता है टिश्यू बिल्डर। ये थ्योरी कहती है कि जो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी है वो मेरिस्टेम के एक मास से प्रोड्यूस होती है, जिसमें कि 3 हिस्टोजन्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ डर्मेटोजन यानी कि त्वचाजन, जिसका ग्रीक में मीनिंग होता है स्किन। इनका कहना है कि ये जो हिस्टोजेनिक लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कि रूट और स्टेम के एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। देखिए थ्योरी वही है जो कि हमने रैम में भी पढ़ी थी। सेकंड जो हिस्टोजेनिक लेयर है वो है प्लीरोम, जिसे हम कहते हैं रंभजन। इसका ग्रीक मीनिंग है क्लोथिंग। ये कहाँ होता है, ये डर्मेटोजन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेकिन प्लीरोम के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये हिस्टोजन क्या करता है, कॉर्टेक्स बनाता है, रूट और शूट की टिश्यूज़ के लीव्स के इनर टिश्यूज़ को फॉर्म करता है और प्लीरोम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज़ पेरिब्लेम यानी कि वलकुट जन, ग्रीक में इसका मीनिंग होता है दैट, जो कि फिल करता है।
कि जो फिल करने वाला है उसे हम पेरिब्लेम कहते हैं। ये रीजन क्या करता है, ये रीजन वेस्कुलर सिलेंडर को फॉर्म करता है स्टेम और रूट में इंक्लूडिंग पिथ, यानी कि कॉर्टेक्स और वेस्कुलर सिलेंडर और पिथ को बनाने का काम करता है पेरिब्लेम। ये सेंटर कोर होती है स्टेम और रूट की, और यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही इर्रेगुलर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लीरोम, सेम वैसे ही जैसे कि हमने रैम के अंदर देखी थी। थर्ड वन इज़ ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ये थ्योरी जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट स्मिथ ने प्रपोज की थी 1924 में, और बाद में फोस्टर ने 1949 के अंदर इसको सपोर्ट किया था। ये थ्योरी ये कहती है कि हायर प्लांट्स के जो शूट एपेक्स होते हैं उसमें 2 जोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्यूनिका और कॉर्पस कह सकते हैं, जिसमें से जो ट्यूनिका जोन है वो एक यूनी या मल्टी लेयर्ड कवर होता है शूट एपेक्स का। इसकी सेल्स जो हैं वो छोटी होती हैं। ये सेल्स एंटी क्लिनिकली डिवाइड होती हैं और मल्टी लेयर को फॉर्म करती हैं, और इस लेयर से जो है आउटर मोस्ट लेयर यानी कि एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। कॉर्पस जो हैं वो सेंट्रल सेल्स होती हैं जो कि ट्यूनिका के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स बहुत ही डिफरेंट प्लेन्स के अंदर, वेरियस प्लेन्स के अंदर डिवाइड होकर के ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और यही सेल्स जो हैं वो प्लांट बॉडी की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती है। यानी कि इनका कहना बिल्कुल सिंपल है कि 2 लेयर होती है, ट्यूनिका और कॉर्पस, जिसमें से ट्यूनिका बना रही है एपिडर्मिस और कॉर्पस जो है वो अंदर वाली सारी लेयर का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर देखिए दोनों लेयर्स आपको क्लियरली दिख जाएंगी। देखिए ये जो है बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, ये आपकी ट्यूनिका लेयर है, और अगर आप इसके अंदर देखेंगे ये जो अंदर वाली लेयर है वो आपकी कॉर्पस लेयर है। ठीक है, तो इनका कहना ये है कि ट्यूनिका लेयर में एंटी क्लिनियल डिवीज़न होता है और कॉर्पस लेयर में पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है। कैसे हम समझ सकते हैं कि जब एक सेल टीएस की तरीके से डिवाइड होती है तो उसको हम कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीज़न, और जब एक सेल जो है वो लंबाई में डिवाइड होती है तो उसको हम कहते हैं एंटीक्लिनल डिवीज़न। तो दोनों टाइप के डिवीज़न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फोर्थ जो थ्योरी है वो है आपकी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। ये जो थ्योरी है वो दी थी डर्मन ने 1947 में। इन्होंने कहा था कि ट्यूनिका एंड कॉर्पस जो है वो एक सही टर्म नहीं है, इनका यहाँ पर हमें कोई हिस्टोजेनेटिक नाम देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 3 बेसिक हिस्टोजेनिक लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसको इन्होंने L1, L2 एंड L3 कहा था, जो कि हिस्टोजन लेयर्स होती हैं। इनका कहना था कि ये जो तीनों लेयर्स होती हैं वो कुछ प्लांट्स में तो तीनों दिखती हैं, लेकिन कुछ में आपको 3 से ज़्यादा लेयर्स देखने को मिल सकती हैं। इनका कहना है डर्मन का कि L1 लेयर से एपिडर्मिस बनती है, L2 लेयर से कॉर्टेक्स और जो वेस्कुलर टिश्यू हैं उसके आउटर पार्ट बनते हैं, और L3 लेयर जो है वो कंप्लीट वेस्कुलर टिश्यू और पित्त का फॉर्मेशन करती है। ये वैसी ही थ्योरी है जैसी हैंस्टीन ने दी थी, लेकिन हैंस्टीन ने हिस्टोजन लेयर को अलग नाम दिए थे, यहाँ पर इन्होंने अलग नाम दिए हैं, लेकिन ये प्रेजेंट में ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 लेयर्स प्रेजेंट है। ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आपकी वो क्या है, L1 है। ठीक है, जो सेकंड आपकी लेयर है वो आपकी L2 है, एंड जो थर्ड लेयर है आपकी वो L3 है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। L1 बनाती है एपिडर्मिस, L2 बनाती है, L2 और L3 जो है वो क्या करती है, वो इंटरनल टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। एंड लास्ट थ्योरीज एन्युआ इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी एटेने थ्योरी, ये बुवे ने दी थी 1955 में। इनका कहना था कि जो डिस्टल जोन होते हैं वो नेचर में इनर्ट होते हैं, और जो दूसरे जोन हैं जो कि पेरिफेरल और सब टर्मिनल रीजन्स होते हैं वो रियल इनिशिएटिंग जोन्स होते हैं। इन्होंने भी एपिकल मेरिस्टेम में 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स को देखा था। फर्स्ट वन इज़ एन्यू इनिशियल, हिंदी में एन्यू आरंभक, ये आउटर लेयर को फॉर्म करता है। सेकेंड वन इज़ द मेरिस्टेम डी एटेनी, इसको हम वेटिंग मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये तभी एक्टिव होता है जब टर्मिनल फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन होने वाला हो,
तभी ये लेयर जो है वो एक्टिव होगी। एंड जो थर्ड लेयर है वो है मेरिस्टेम मेडुलरी सेंट्रल पिथ रीजन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है वो कंट्रोवर्शियल रही। क्यों रही? क्योंकि ये कह रही है कि मेरिस्टेम डी एटेनी जो है, यहाँ पर जो वेटिंग मेरिस्टेम मिल रहा है वो जिसे बात पहले एपिकल इनिशियल कहा जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में वेटिंग मेरिस्टेम नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। या तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं या नहीं होती, और अगर सेल्स मेरिस्टेमेटिक है तो उनके अंदर डिवीज़न होगा ही। तो वेटिंग मेरिस्टेम हम वहाँ पर वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट का मानना है कि शूट एपेक्स हो या रूट एपेक्स, उनकी जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो हमेशा एक्टिव एंड फंक्शनल होते हैं। वहाँ पर वेटिंग वर्ड को यूज़ करना ठीक नहीं है। ये इस थ्योरी इस डायग्राम से क्लियर होती है। देखिए, ये आप देखेंगे, ये है आपका एन्यूए इनिशियल। ठीक है, इसके बाद आप ये देख सकते हैं मेरिस्टेमी डी एटेनी, एंड थर्ड वन इज़ मेरिस्टेमी मेडुलरी जो इनर पार्ट को फॉर्म कर रही है। तो ये जो है डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो कि ये शो करती हैं कि शूट एपिकल मेरिस्टेम में किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे, फिर इस यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल बॉटनी वीडियोज़। थैंक यू।